जय गुरुदेव। सभी आत्माओं को, सभी के अंदर बैठे हुए परम पिता परमेश्वर को मेरा सादर नमन। प्रिय आत्मन, आज हम चेतन और अचेतन मन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। मन यानी माइंड हमारा, लेकिन ये अचेतन कब रहता है? जब हम नींद में चले जाते हैं और एक स्थिति ऐसी बन आती है, या तो हम स्वप्न देखते हैं या गहरी नींद में चले जाते हैं, जो हमें पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई, तो उसे गहरी नींद कह दिया जाता है। और उसके पश्चात हम उठते हैं तो हम ताजगी से भरे रहते हैं। यानी नींद वास्तव में हमारे लिए शरीर को क्षमताओं का विकास करने वाली हो जाती है और शरीर को आराम दे जाती है। और नींद भी हमारी दैनंदिन जीवन में आवश्यकता बन जाती है। और ध्यान की जिन बातों की चर्चा हम करते हैं, उस ध्यान में मात्र 20 मिनट में ही 6 घंटे की नींद के बराबर आराम मिल जाता है। ये स्थितियां कैसे बनती हैं, इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है। हम जिस वाणी से बोलते हैं उसे बैखरी वाणी कहते हैं। फिर होती है मध्यमा, जब हम सूक्ष्म थोड़ा धीमे अवस्था में बोलते हैं तो मध्यमा हो जाती है। और एक होती है पराचेतना, जहां पराचेतना में शब्द मौन हो जाते हैं, गौण हो जाते हैं, शब्द समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हमारी चेतना जागृत रहती है। और जागृत चेतना में ही हम जो कुछ भी सोचते हैं वो हमारे आसपास घटित होने लगता है। बिना किसी प्रयास के जब ध्यान की उस विशेष अवस्था में हमारे द्वारा सोचे गए तमाम विचार इस धरा पर, इस प्रकृति को आत्मसात कर लेंगे, अपने अनुकूल कर लेंगे, और हमारे विचार से वाकई में प्रकृति शांत होने लगती है। अचेतन मस्तिष्क बड़ा गजब का है। कई बार हम अचेतन मस्तिष्क में, जो हम नींद की अवस्था में जाते हैं, तो स्वप्न देख लेते हैं। एक स्वप्न आता हमें कि हम साधु बन गए, और एक आध स्वप्न ऐसा भी आ जाता है कि हमने जो गलत कार्य नहीं करे होंगे, कभी नहीं सोचे होंगे, लेकिन उसको भी करने लगते हैं। जैसे मान लीजिए चोरी का हमारा कृत्य हो जाता है स्वप्न में, लेकिन स्वप्न की सच्चाई हम जागृत जैसी अवस्था में आते तो उस हद तक बनी रहती है, हम इतने मन से डरे हुए रहते हैं कि पूछो नहीं, हमारे चेहरे पर पसीना आ जाता है। क्यों स्थिति ऐसी बन जाती है? और हम समझ बैठते हैं कि शायद हमने गलती कर गई। या यदि हम साधु बन जाते हैं स्वप्न में, तो अपने आप को क्या सोच लेते हैं कि हम साधु बन गए, बड़ा खुश होकर उठते हैं, बड़े आनंद में स्थिति में पहुंचते हैं। दोनों कृत्य अलग अलग हैं, लेकिन उन दोनों कृत्यों में स्थिति अलग अलग है मन की, और काफी देर तक मन की वो स्थिति बनी रहती है। तो अब हम क्या करें कि हम अचेतन मस्तिष्क पर भी हमारा अधिकार हो जाए और चेतन मस्तिष्क पर भी हमारा अधिकार है। चेतन मस्तिष्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक पानी के अंदर डूबा हुआ क्यूब, यानी बर्फ का क्यूब यदि हम डुबाते हैं पानी के अंदर, गिलास के अंदर, तो हम देखते हैं कि वो 90% अंदर रहता पानी के और 10% ऊपर रहता है। और दरअसल जो 10% ऊपर रहता है, ये चेतन अवस्था कहलाती है। हम इस चैतन्य अवस्था को ही महसूस करते रहते हैं, और हमारा 90% मस्तिष्क वाकई में अचेतन बना रहता है। ये हमारे दैनंदिन जीवन के इस जागृत अवस्था में ही हम अनुभव कर लेते हैं। और यदि हम इस 10% के साथ साथ यदि 90%
हम मस्तिष्क का भरपूर उपयोग करने लगे, हमारा अधिकार हो जाए, जो अचेतन मस्तिष्क हमारा रहता है उस पर भी हमारा अधिकार हो जाए, तो क्या होगा? वास्तव में वो स्थिति महामानव बनने की तैयारी है। और सारा प्रयोग निश्चित तौर पर हम कर सकते हैं, अपनी स्थिति को वैसा ला सकते हैं, बना सकते हैं, संभव है। अचेतन मस्तिष्क को समझना बेहद जरूरी है कि जब हमारा कंट्रोल हमारी स्वप्नों पर हो जाए, हमारा कंट्रोल हमारी जागृत अवस्था पर पूर्ण रहे, तो हम क्या होता है दैनंदिन जीवन में, जैसे क्रोध आया, क्रोध, और क्या होता है कि हम नहीं चाहते हुए भी अपने हाथ से अनैतिक कृत्य कर देते हैं। कैसे होता है अनैतिक कृत्य? हम नहीं चाह रहे थे फिर भी, लेकिन क्रोध का इतना बढ़ गया कि हमसे गलत कार्य हो गया, हमने किसी को हानि पहुंचा दी और बाद में हम पछताते हैं। इस तरह का क्रोध नहीं आना चाहिए। बशर्त शर्त ये है कि यदि हम इस तरह का क्रोध पर कब्जा कर सकते हैं, मतलब हम उस अचेतन मस्तिष्क, क्योंकि ये जो क्रोध है ये पहले का भरा हुआ था, हमारा कब्जा नहीं रहता उस मस्तिष्क पर। चेतन मस्तिष्क में कब्जा नहीं रहने की वजह से अचेतन मस्तिष्क में आया हुआ क्रोध का प्रभाव हमारे ऊपर हावी हो जाता है और हम अजीब सा कृत्य कर बैठते हैं। जीवन में सबसे पहली आवश्यकता यही है कि अचेतन मस्तिष्क में छुपे हुए विकारों को, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि अचेतन मस्तिष्क के इन विकारों के ऊपर हमारा बस नहीं है। हम इनको कहकर ये वास्तव में टाला जा सकता है कि ये पूर्व जन्म के कर्मों के प्रतिफल हैं। पूर्व जन्म, कई जन्मों से हमारे जितने विचार हमने इकट्ठे किए, वो विचार ही हमको गड़बड़ कर देते हैं। हमारा स्वभाव नहीं है क्रोध करने का। जो हम किस स्थिति में चेतन मस्तिष्क के समय देख कहते हैं कि अरे यार तुम तो इतने अच्छे हो और तुमसे करते कैसे हो गए। ये हर व्यक्ति के जीवन में आता है ऐसा बात, क्योंकि हमारा मस्तिष्क के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसलिए हमसे वो गलती होती चली जाती है। हम क्रोध पर वाकई में काबू नहीं कर पाते। यदि हम शांत रहना सीख जाएं, वो स्थिति पर कब्जा करना सीख जाएं, निश्चित तौर पर हम अपनी तमाम परिस्थितियों से मुक्ति पा सकते हैं। और दरअसल ये सच्चाई है जीवन की। एक मैक्स कोली करके हो गए हैं, उनको वैज्ञानिक मान सकते हैं, हम कह सकते हैं, लेकिन उनका कब्जा था, वो कब्जा कर सकते थे मन के ऊपर। वो किसी को हिप्नोटाइज करते थे, हिप्नोसिस करके, हिप्नोटिज्म करके वो किसी व्यक्ति को शांत एकदम से कर देते थे, नींद में ला देते हैं। ऐसे बहुत सारे अभी हैं वैज्ञानिक हमारे सामने, मनोवैज्ञानिक बहुत सारे ऐसे हैं जो वो मन को पूरी तरह शांत कर देते हैं और ले जा लेते हैं नींद की स्थिति में। और उस नींद की स्थिति में भी जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उस व्यक्ति को, उसका ही अक्षरशः पालन करता है। यह हिप्नोटिज्म की कला है। और क्या होता है, यदि मान लो उसको एक कड़ू पत्ती चबाने दी जाती है, जैसे नीम की पत्ती चबाने दी जाती है, और उससे कहा जाता है कि ये मिठाई है, इसका स्वाद बहुत शानदार है, वो कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक, खा लो भाई, इसको चबाओ, आप इसको देखो कितना अच्छी मीठी लगती है। वास्तव में वो चबाता है तो उसको मीठी लगती है और वो उत्तर देता है अपना बकायदा। ये क्या स्थिति हुई कि उस मनोवैज्ञानिक ने आपके उस अचेतन मस्तिष्क, आपको चेतन अवस्था में नहीं हो, आप सोए जैसे लग रहे हो, और उस अवस्था पर आपका कंट्रोल कर लिया उसने। ये उसके मस्तिष्क का कमाल होता है। ये प्रक्रियाएं बड़ी अद्भुत हैं। और ध्यान के माध्यम से क्या होता है, योगी अपने कहे हुए शब्द आपके जागृत अवस्था में ही कहता है,
और जागृत अवस्था में कहे गए शब्द ही वास्तव में प्रकृति को अनुकूल बनाने में इसका सामर्थ्य दे देते हैं। अभी एक अभिनव प्रयोग मैंने किया। एक बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार बच्चा, युवा बच्चा, मैं उसके जरूर अगले एपिसोड में आपको कहानी बताऊंगा। उसके साथ में एक संक्षिप्त में बता देता हूं कि अचेतन मस्तिष्क पर होने वाली क्रियाएं ही वास्तव में अपनी परेशानी को बढ़ा देती हैं। उसके साथ एक ऐसी बाहरी चीजें चली आई कि वो हैरान रह गया। उसका जीना मुश्किल, परेशानी पैदा हो गई। उसके दैनंदिन जीवन में सामान्य स्थिति में वो असामान्य व्यवहार करने लगा। क्यों हुआ ये? और भाग्य से वो अच्छा वो मेरे पास में आ गया। और मुझे 3 दिन लगे, बस केवल 3 दिन में व्यक्ति बहुत अच्छा हो गया, जिसका वर्णन हम बाद में करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे आपसे। ऐसा क्यों हुआ या चेतन मस्तिष्क में क्यों ऐसी स्थिति आ जाती है? हम चेतन मस्तिष्क में क्यों नहीं हर समय जिस तरह से रहते हैं वैसे ही बने रह सके और हम पर ये चीजें हावी ना हो? ये भी कला और ध्यान के माध्यम से सीखने की जरूरत है। इसलिए मैत्री भाव को बढ़ाइए। मैत्री, करुणा और मुदिता, इन सूत्रों को अपने साथ में रखिए। आप निश्चित तौर पर आनंद में जीवन जिएंगे। अपन इसको बाद में आगे चर्चा करेंगे कि ये बाहरी बाधाएं किस तरह से दूर होती हैं और करना है इनको ठीक। उस पर हम विशेष चर्चा अलग से करेंगे। जय गुरु।